नमस्कार बच्चों, हम अलैंगिक जनन के प्रकारों की बात कर रहे थे, जिसमें अलैंगिक जनन के प्रकार हमने पढ़ लिए थे। विखंडन पढ़ लिया था, पुनर्द्भवन पढ़ लिया था, मुकुलन, बीजाणु और कायिक जनन। सबसे महत्वपूर्ण लास्ट में हमने बात की थी कायिक जनन की, जो बाय लीफ, बाय रूट एंड बाय स्टेम द्वारा होता है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कायिक जनन क्या होता है, जो पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, शाखाओं आदि के द्वारा होने वाला जो जनन होता है उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो बोला जाता है। तो ये अलैंगिक जनन के जो प्रकार थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रकार थे, उनकी हमने बात कर ली थी। यहाँ पर एक शब्द और आता है टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन, वो बात करेंगे। उसके बाद में इसके महत्व की भी बात करेंगे कि अलैंगिक जनन का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो देखिए उत्तक संवर्धन की बात करते हैं आज। उत्तक संवर्धन, इंग्लिश में इसको टिश्यू कल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टिश्यू कल्चर जो है वो बोला जाता है। उत्तक संवर्धन होता क्या है? सबसे पहले तो उत्तक आप लोग जानते हो, उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समान कोशिकाओं के विभिन्न समूहों को क्या बोला जाता है? उत्तक बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। और विभिन्न तंत्रों से जो है वो शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, जंतुओं के अंदर विशेष प्रकार का जो विशेष प्रकार के तंत्र जो हैं वो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जबकि पादपों के अंदर भी जो है तंत्र पाए जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ अविकसित होते हैं, कुछ क्या होते हैं? विकसित होते हैं। बात करते हैं उत्तक संवर्धन की। देखिए पादपों में ये एक महत्वपूर्ण विधि है और कायिक जनन के अंदर ही इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या किया जाता है? मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, हमें ऐसा ही पादप और चाहिए, ऐसे ही पादप की जो है वो उत्पन्न करना है, तो क्या किया जाता है उत्तक संवर्धन में? इसका एक जो है उत्तक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? उत्तक लिया जाता है, टिश्यू जो है वो लिया जाता है, और लेने के बाद में उसका संवर्धन किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? संवर्धन। ध्यान रखना, संवर्धन का मतलब होता है फॉर्मेशन, अर्थात निर्माण करना। संवर्धन का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। भाई यहाँ से उत्तक लिया इस पादप का उत्तक लेकर उसका संवर्धन करना ही उत्तक संवर्धन कहलाता है। होता क्या है कि उत्तक ले लिया, अब इसको उत्तक को उचित माध्यम या वांछित माध्यम बोल सकते हो, उस माध्यम क्या होता है जिस पर हमें इसकी विभिन्न क्रियाएं करानी होती हैं, संवर्धन माध्यम बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? संवर्धन माध्यम जो है वो बोला जाता है। उस पर ले जाया जाता है और ले जाने के बाद में वहाँ पे क्या होगा? इस उत्तक में विभाजन होंगे, और विभाजन होने पर अनियमित कोशिकाओं का एक समूह ऐसा या गुच्छा जो है वो बन जाता है, और उस समूह को क्या बोला जाता है? कैलस बोला जाता है। उस समूह को क्या बोला जाता है? कैलस बोला जाता है। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो उत्तक लिया, जो हम पादप का भाग लेते हैं उसे तो एक्सप्लांट बोलते हैं, कर्तोत्तक बोलते हैं, जो आपके नहीं दिया हुआ शब्द लेकिन याद रख लेना। और जो अनियमित समूह बनता है कोशिकाओं का संवर्धन माध्यम पर, उसे कैलस बोला जाता है। अब इसको अनुकूल परिस्थितियों में रखा जाता है और इस पे जड़, तना जो है वो जो जड़ है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है, साथ में तना जो है उसका भी धीरे धीरे निर्माण शुरू हो जाता है। जब ये हमें दिखता है कि इस पे जड़ का निर्माण हो रहा है, बाद में इसको उचित परिस्थितियों के अंदर ज़मीन के अंदर रोप दिया जाता है, और बाद में इससे क्या होगा? जिस पादप का हमने उत्तक लिया था वैसा का वैसा पादप हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये आपके दे रखा था उत्तक संवर्धन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल ईजी सा मेथड है, इसको आप लोग याद रख लेना। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के महत्व की। ठीक है ना, महत्व कि जो अलैंगिक जनन है उसका महत्व क्या होता है। प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन का बहुत सारे महत्व हैं, मैं आपको 4-5 बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहला महत्व यही होता है कि यहाँ पर हमने वो विधियाँ पढ़ी, कल वाले वीडियो के अंदर भी पढ़ी, ठीक है, उत्तक संवर्धन भी पढ़ा, कहीं पर भी बीज नाम नहीं आया। आपने बीज नाम सुना मेरे से? नहीं सुना। बीज का कहीं भी प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है ये उन पौधों के लिए आवश्यक है जो बीज रहित होते हैं। जैसे आपको बताऊं, केला होता है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनके अंदर क्या होता है? बीज नहीं होते। तो बीज जो हैं
नहीं होने वाले पादपों के अंदर उनको उत्पन्न करने की ये सबसे अच्छी विधि होती है, उनमें आवश्यक होती है। इसी प्रकार अगर दूसरे की बात करें तो एक उदाहरण सुनिए आप लोग। एक तो बता दिया आपको बीज रहित पादपों में, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो आलू जो है, जैसे मान लीजिए किसी पादप को अगर हम बीज द्वारा उत्पन्न करेंगे तो उसमें बहुत सारा दुगुना तिगुना समय लगेगा, और अगर हम उसे अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न करना चाहते हैं तो बहुत ही कम समय लगेगा। जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ आलू का। आलू के उदाहरण की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, आलू जो है इसको अगर हम लोग कंद द्वारा उगाते हैं, किसके द्वारा? कंद द्वारा उगाते हैं। मैंने कल तने के अंदर बताया था इसको। तने के भी विभिन्न प्रकार होते हैं जो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आलू जो है इसका कंद होता है। अगर आलू को कंद द्वारा उगाया जाता है, कंद का मतलब है कंद जो अलैंगिक जनन द्वारा, बीज नहीं होता, ये इसका भाग ही होता है, इसके द्वारा अगर इसको उगाया जाता है तो ये 3 महीने में तैयार हो जाता है। कितने महीने में तैयार हो जाता है? 3 महीने में तैयार हो जाता है। और इसकी खेती अगर बीज द्वारा की जाती है तो उसमें लगभग 12 महीने लग जाएंगे, मतलब 4 गुना अधिक समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 12 महीने के लगभग लग जाएंगे। तो अलैंगिक जनन से क्या है, हम जल्दी फसल को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कोई बंजर भूमि है उसको जल्दी क्या किया जा सकता है? हरा भरा किया जा सकता है, ठीक है। ये कुछ महत्व थे इसके, तो इतने याद रख लेना आप लोग। इसके बाद में हम आगे वाले प्रकार की बात करते हैं। अलैंगिक जनन हमारा पूरा हो गया है, इसके बाद में लैंगिक जनन की जो है वो बात करते हैं। देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, वैसे तो परिभाषा बताई हुई है, एक बार फिर सुन ले क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 1-2 वीडियो के अंदर पूरा हो जाएगा। हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन, ठीक है, इंग्लिश में सभी को पता है क्या बोला जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन की बात करते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं क्योंकि बार बार ये शब्द आपके आगे भी आने वाले हैं, इसलिए इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं लैंगिक जनन की, लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन के अंदर मैंने आपको कहा था 2 जीव भाग लेते हैं, 2 जीव भाग लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये विषम लिंगी होंगे। 2 जीव जो भाग लेंगे वो विषम लिंगी होंगे, ऐसा नहीं है नर नर हो मादा मादा हो, तो लैंगिक जनन की क्रिया जो है वो नहीं हो पाएगी। ओके, इसके लिए क्या होगा? 2 विषम लिंगी। विषम लिंगी का मतलब आप लोग समझ रहे हो, जैसे आप लोग देखते हो कि कोई अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप लोगों ने भी अभी तक किया होगा, 8वीं क्लास में किया होगा, तो वहाँ पे हमारा लिंग पूछा जाता है। जैसे सेक्स वहाँ पे लिखा हुआ होता है, क्या होता है, तो उसमें एक तो एम लिखा हुआ होता है, एक एफ लिखा हुआ होता है। एम का मतलब क्या रहता है वहाँ पे? मेल, अर्थात पुरुष या नर, और फीमेल का मतलब क्या होता है? महिला या फिर मादा, ठीक है। तो विषम लिंगी होने चाहिए ऐसे जीव, ऐसा जनन जिसमें 2 जीव भाग लेते हो जो विषम लिंगी हो, ठीक है, नर और मादा हो। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है, इसमें आपको मैंने बताया था निषेचन की क्रिया होनी चाहिए। किसकी क्रिया? निषेचन, अर्थात जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो होनी चाहिए। अब फिर से बता देता हूँ, कई बार परीक्षाओं में ये आ चुका है कि निषेचन से आप क्या समझते हैं। तो निषेचन क्या होता है? देखिए निषेचन की अगर बात करें तो ये नर है, नर के द्वारा युग्मक बनते हैं, उन्हें नर युग्मक कहा जाता है। नर के द्वारा क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, जिन्हें नर युग्मक कहा जाता है। और वो क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं, और ये अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी होती है, 46 से हाफ होती है, मतलब 23 होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मादा युग्मक। मादा युग्मक आप सभी को पता है किसको बोला जाता है? अंडाणु को बोला जाता है, और ये भी क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। अब ये शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, कैसे मिलते हैं उसकी बात हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे, जब हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तब उनकी बात करेंगे। वैसे मैंने इस मैटर पर 5-6 वीडियो बना चुका हूँ, 11वीं क्लास में भी था, ये 12वीं क्लास में भी था, 9वीं क्लास में भी था, आपके 10वीं क्लास में, पीछे वाले 10वीं क्लास में भी था, इस बार नए सिलेबस में भी 10वीं क्लास में, तो बहुत सारे वीडियो मेरे बनाए हुए हैं, वो भी मैं साथ में लिंक डाल दूंगा, आप लोग अगर देखना चाहोगे तो। बाकी हम इस चैप्टर के अंदर भी इसको बनाएंगे, हम कुछ भी जो है शेष नहीं रहने देंगे। आपकी किताब की लाइन टू लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ रहे हो विज्ञान तो, और नोट्स साथ में तैयार कर रहे हो, रोज़ाना अगर वीडियो देख रहे हो, अंत तक वीडियो देख रहे हो,
तो आपकी विज्ञान पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। जल्दी आपको मैंने कल भी बताया था आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो जब हम फिर से इनको पढ़ेंगे क्लास के अंदर तो आपको बहुत सारा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। अब जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो तो पहली बार पढ़ रहे होंगे, आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा तो आप लोगों को बिल्कुल जो है वो ईजी लगेगा। और 100% आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। 10वीं क्लास के अंदर आपको विज्ञान जो है वो मैं ही पढ़ाऊँगा, ये एकदम कन्फर्म सी है अभी तक। बाकी आगे देखो क्या होने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं नर युग्मक मादा युग्मक ये आपस में मिलते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं तो एक द्विगुणित संरचना मिलती है। NN मिलेंगे तो 2N, मतलब एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, उसको युग्मनज बोलते हैं। और युग्मनज के बारे में आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ, ये हमारे जीवन की पहली कोशिका होती है। ये हमारे जीवन की क्या होती है, पहली कोशिका होती है। हम बने थे, हमें भी शुक्राणु और अंडाणु से एक कोशिका जब बनी थी तो युग्मनज बना था। सबसे पहले क्या बना था, युग्मनज। इंग्लिश में इसको जाइगोट बोला जाता है। और ये जाइगोट से ही जीवन की शुरुआत होती है। यही वो कोशिका होती है जहाँ से बाद में आगे से आगे बढ़ती जाती हैं कोशिकाएं। और आज लगभग हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो 10 की पावर 18 होती हैं। कितनी होती हैं, 10 की पावर 18 होती हैं। एक के आगे अगर आप लोग 18 जीरो लगाओगे ना, इतनी कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अब आप लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा वो करते रहना, वो चलता रहेगा, लास्ट तक 18 तक जाओगे, शायद 10 तक ही पहुंच पाओगे, करोड़ अरब या खरब तक पहुंच जाओगे। उसके बाद भी ये 10 की पावर 18 लगभग कोशिकाएं जो है हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। पहले भी मैंने कई बार ये बता दिया होगा, लेकिन ये 10 की पावर 18 जो है ये इस एक कोशिका से शुरुआत हुई थी हमारे जीवन की, और इसी से ये इतनी कोशिकाएं बन गई और ये विशाल शरीर जो है वो बन गया, ठीक है। तो ये आपके लैंगिक जनन था। लैंगिक जनन में एक और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आती है उसके बारे में बताता हूँ। पहली बात हो गई, दूसरी बात कंप्लीट हो गई, तीसरी बात बताता हूँ। देखिए तीसरी बात की बात करते हैं तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि बनने वाली संततियाँ जो होती हैं वो अपने जनकों की क्लोन होती हैं या उनके जैसी ही होती हैं आकार और आनुवांशिकी में। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे आनुवांशिकी और आकार के रूप में बनने वाली संततियाँ जो हैं वो अपने जनकों के समान नहीं होती हैं, अर्थात असमान संतति जो है वो बनती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो शुरुआत में परिभाषा जो लिखवाई थी उसमें लिखाया था कि जनन किसे कहते हैं, उसमें लिखवाया था कि जनकों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही, तो अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन है, बिल्कुल सही। लेकिन अपने समान का यहाँ पे असमान का मतलब ये भी नहीं है कि उनके कैरेक्टर्स नहीं होंगे, उनके जेनेटिक्स ऑर्डर आएंगे, आनुवांशिक लक्षण जो है वो शरीर के अंदर आएंगे। क्योंकि शुक्राणु किससे आया, नर से आया, अर्थात जो पिता होते हैं उनसे आता है, और अंडाणु किससे आया, मादा से आया। तो आधे आधे गुण होंगे इनके, तो वो उनका मिक्स रूप होगा। लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर ऐसा नहीं होता, दूसरा जीव ही नहीं होता है, तो चेंज कैसे होगा। इसलिए इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ, ये दिमाग में अपने इसको बिठा लेना कि अलैंगिक जनन के अंदर समान संततियाँ क्लोन बनता है, जबकि लैंगिक जनन के अंदर जो संततियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और एक बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो बात क्या थी, जुड़वे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। जुड़वे बच्चों के बारे में बहुत सारी रोचक बातें हैं और आपके विद्यालय में भी बहुत सारे जुड़वे बच्चे आते हैं, ठीक है। और रही बात आपकी 10वीं क्लास में भी जुड़वे बच्चे हैं। तो बात करते हैं जुड़वे बच्चे जो होते हैं उनमें भी बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन हम एक बार देखते हैं तो वो हमें दिखने में समान दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे, उनको पहचान ही नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल समान है, उनमें भी बहुत सारे अंतर, बहुत सारे नहीं, 99.99 उनमें क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। चाहे वो फिर बुद्धि की बात करें, उनके शारीरिक लक्षणों की बात करें, या फिर उनके विकास की बात करें, किसी की भी बात करें, उसमें वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लैंगिक जनन की शुरुआत थी। कल हम बात करेंगे सबसे पहले पुष्पों में लैंगिक जनन। आपके 2 लैंगिक जनन दिया हुआ है, मानव में लैंगिक जनन और पुष्पों में लैंगिक जनन। तो कल आपके पुष्पों में लैंगिक जनन हो जाएगा, पुष्प की संरचना बताऊंगा आपको। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो पुष्प पर भी बनाए रखे हैं, ठीक है। तो उसकी बात हम करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही,